हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस के एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। हमारी जो आज की क्लास होगी बेटा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा जो हमारा आज टॉपिक होगा वो उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट ने दी और कब दी। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें मिली 1913 में, और बेटा जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है हेनरी मोज़ले। ठीक है बेटा, हेनरी मोज़ले ने हमें अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, जिसको हम आज तक भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा अभी तक हमने जितने भी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी की फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसको लिया था, उनके एटॉमिक मास को। लेकिन जब हेनरी मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू किया तो बेटा इन्होंने जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी थी किसी भी एलिमेंट की, उसको एटॉमिक मास ना लेकर इन्होंने लिया बेटा उसका एटॉमिक नंबर। तो बेटा सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है। अभी तक जितने साइंटिस्ट भी जो टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने जो अपना बेस लिया वो लिया बेटा एटॉमिक मास, लेकिन जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने बेटा अपना बेस लिया एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं जो हेनरी मोज़ले ने बताया था। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज ए मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, जो एटॉमिक नंबर है ना वो किसी भी एलिमेंट की ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। मतलब किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी ज़्यादा किस पर डिपेंड करती है, उसके एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, अब बेटा पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मेंडलीव के बारे में। ठीक है, उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल बताया था। इसी तरह बेटा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसका भी प्रिंसिपल है। अब बेटा इसका प्रिंसिपल क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, जितनी भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो किस चीज़ का पीरियोडिक फंक्शन है? वो पीरियोडिक फंक्शन है बेटा उनके एटॉमिक नंबर का। बेटा जो पिछली बार हमने मेंडलीव की टेबल में पढ़ा था उसमें बेटा देखो एक चीज़ चेक करना, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ सेम है। बेसिक डिफरेंस आएगा सिर्फ यहाँ पे, एटॉमिक नंबर की जगह वहाँ लिखा था उन्होंने एटॉमिक मास। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये जो टर्म है एटॉमिक नंबर, बेटा अब एक बार इसको समझ लेते हैं। ये वैसे हम पिछली क्लास में ही पढ़ चुके हैं लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या होता है। बेटा इस एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है Z। जो ये टर्म है हमारी एटॉमिक नंबर, इसको बेटा Z से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। और बेटा ये होते क्या है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बेटा किसी भी न्यूक्लियस में द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। बेटा डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है बेटा, उम्मीद है एटॉमिक नंबर की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि इसका सिंबल कैपिटल Z होता है और ये होते क्या बेटा, ये है इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम के एक न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं वो बेटा इसका हो गया एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। बेटा इसमें सबसे पहले जो अचीवमेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी बेटा, उसका सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? पहला ड्रॉबैक ये था कि वो जो आइसोटोप्स हैं उनकी पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बेटा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया था? हमने एक एग्जाम्पल से समझा था। एग्जाम्पल बेटा हमने लिया था Cl का। Cl का एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 35, और जो आइसोटोप है उसका भी एटॉमिक नंबर 17 है और मास नंबर है 37। ये दोनों बेटा आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बेटा मेंडलीव ने जो अपनी टेबल बनाई थी उन्होंने उसका बेस लिया था इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, अब बेटा देखो एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग थे। अब भाई एलिमेंट तो एक ही है लेकिन उसको दो अलग अलग जगह पे कैसे लिख सकता था? ठीक है, तो ये था उसका पहला ड्रॉबैक। लेकिन बेटा जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ये दिक्कत नहीं आई। दिक्कत क्यों नहीं आई बेटा? क्योंकि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, उसमें एटॉमिक मास का कुछ भी फर्क
नहीं पड़ता। तो बेटा जो Cl की पोजीशन आएगी जहाँ पे भी एटॉमिक नंबर 17 आ जाएगा वहाँ बेटा Cl की पोजीशन हो जाएगी और उसके सारे आइसोटॉप्स की भी। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो मेंडलीव की टेबल थी उसकी जो पहली लिमिटेशंस थी वो इस तरह से ख़त्म हो गई। ठीक है, अब देखते हैं बेटा अपनी सेकंड लिमिटेशन क्या थी मेंडलीव की टेबल में। अब बेटा मेंडलीव की टेबल में जो सेकंड लिमिटेशन थी उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बेटा कुछ हैवियर एलिमेंट्स को पहले रख दिया था लाइट एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कोबाल्ट और निकल को। ठीक है, हमने किसको देखा था बेटा, कोबाल्ट को और निकल को। अब बेटा जो कोबाल्ट का एटॉमिक मास था वो था बेटा 58.9 और निकल का था 58.7। अब बेटा उन्होंने तो क्या कहा था कि मैं जो एलिमेंट्स लिखने लग रहा हूँ वो है मेरे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने हैवियर एलिमेंट को लाइट एलिमेंट से पहले लिख दिया था। मतलब जो CO है, जो हमारा कोबाल्ट है, उसको निकल से पहले लिख दिया था। लेकिन बेटा जब हम मॉडर्न पीरियड टेबल में बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे इस टेबल का बेस क्या है, बेस है बेटा एटॉमिक नंबर। यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब बेटा जो हमारा कोबाल्ट है, जो हमारा कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 27। ठीक है, और बेटा निकल का है 28। तो जब हम इसको अपनी टेबल में लिखते हैं तो बेटा 27 28 से पहले आएगा। तो बेटा जो कोबाल्ट की पोजीशन है वो अपने आप ही निकल से पहले आ गई। ठीक है बेटा, तो इस तरह से उनकी जो सेकंड लिमिटेशन थी मेंडलीव की वो भी ख़त्म हो गई। ठीक है, अब बेटा जो उनकी सबसे लास्ट लिमिटेशन थी वो थी कि वो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कहाँ पे रखा जाए। तो बेटा जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन के लिए क्या किया गया है, हाइड्रोजन को बेटा बिल्कुल ही अलग रख दिया गया है, फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट पीरियड में बिल्कुल सेपरेट। तो इस तरह से जो बेटा हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी इसकी भी दिक्कत ख़त्म हो गई। ठीक है, ये तो थी बेटा इसकी अचीवमेंट्स। अब देख लेते हैं इस टेबल में क्या क्या था। अब बेटा सबसे पहले जो हमें याद रखने हैं, जो हमने मेंडलीव की टेबल में भी याद किए थे, वो ये हैं कि इस टेबल में कितने तो ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। अब बेटा इस टेबल में 18 तो ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाई है, ये कंप्लीट नहीं है, मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट बनाया है क्योंकि हमें जो अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करने हैं बेटा, हमें एटॉमिक नंबर 20 तक सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए उनके एटॉमिक नंबर के साथ। तो बेटा जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। आपको कैल्शियम तक सारे एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, उनके नाम भी, उनके सिंबल भी और उनके एटॉमिक नंबर भी। अब बेटा मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में समझा दिया था कि ग्रुप्स किसे कहते हैं और पीरियड्स किसे कहते हैं। बेटा जो ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं इन्हें बोलते हैं ग्रुप्स, और बेटा जो पीरियड्स होते हैं वो हैं लेफ्ट टू राइट। जो हॉरिजॉन्टल हैं ये तो है बेटा पीरियड्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। और बेटा ये जो वर्टिकल्स हैं, जो ये वर्टिकल कॉलम है, इन्हें बोला जाता है बेटा ग्रुप। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं बेटा, ये तो है पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18th ग्रुप। ठीक है, इस तरह से बेटा ये 18 ग्रुप हैं। और जब ऐसे आओगे आप नीचे की तरफ तो ये बेटा है 7 पीरियड्स। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि मॉडर्न पीरियड टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं और नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं। ठीक है बेटा, उसके अलावा जो आप लोगों को याद रखना है वो है बेटा जो 18th ग्रुप है, जो हमारा 18th ग्रुप है बेटा, इसको हम एक नाम से और जानते हैं और बेटा इसका नाम है इनर्ट गैसेस। 18th ग्रुप को बेटा हम लोग इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बेटा, और जो हमारा 17th ग्रुप है, 17th ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ हैलोजन्स। इसमें आते हैं बेटा हैलोजन, जो हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ा था जब फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं, हैलोजन। तो बेटा 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही हैलोजन हैं। और बेटा जितने भी 18th ग्रुप में एलिमेंट्स हैं
वो बेटा क्या है, इनर्ट गैसेस। ठीक है बेटा, इसको आप लोग अपनी कॉपी में बना लेना। पहले 20 हमें याद करने पड़ेंगे एलिमेंट सारे के सारे, उनके एटॉमिक नंबर के साथ और सिंबल के साथ, और हमें नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो यहाँ पे ख़त्म होती है। हम जो इससे आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस तरह से प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं। उसको पढ़ने से पहले बेटा एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं या फिर गैसेस हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी करती हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करें वो होगी बेटा इनकी वैलेंसी। ठीक है, अब बेटा वैलेंसी को डिस्कस करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। तो बेटा जो वैलेंसी है, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझ लेते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स ए केमिकल कंपाउंड। ठीक है बेटा, उसके अलावा एक डेफिनेशन और हो सकती है वैलेंसी की। वैलेंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस और शेयर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट और वैलेंस शेल। अब बेटा वैलेंसी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से जो हमारा एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उसकी जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फुलफिल हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बेटा सोडियम को। अगर हम सोडियम की बात करें तो बेटा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो बेटा पहली शेल में 2, सेकंड में 8 और फिर 1। ठीक है, अब बेटा अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो बेटा इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा। तो बेटा जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन देता है, इसकी जो वैलेंस शेल ये हो जाएगी। और बेटा हमें पता है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए उसकी वैलेंस शेल कम्प्लीटली फुलफिल होनी चाहिए, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। अब इसमें 8 है, तो बेटा जैसे ही ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी आप कितनी बता सकते हो, इसकी वैलेंसी हो गई बेटा 1। ठीक है, ये तो हो गया किसी मेटल के केस में। अब बेटा एक केस और देखते हैं, Cl का केस देखते हैं। Cl का एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, एक बार इसकी लिखते हैं 2, 8, 7, ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब बेटा हमें पता है ये 7 तो किसी को दे नहीं सकता, लेकिन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, स्टेबल होने के लिए मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो बेटा हम लोग इसकी वैलेंसी क्या बताएंगे, इसकी वैलेंसी भी होगी बेटा 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए बेटा हम देखते हैं मैग्नीशियम को और देख लेते हैं एक बार, आपको अच्छे से क्लियर होएगा इसके बारे में। फिर एटॉमिक नंबर 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282। ठीक है, अब स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब बेटा जैसे ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, उम्मीद है बेटा समझ में आ गया होगी वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है। इन दोनों में से आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जो हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें जो ग्रुप्स हैं और ये जो पीरियड्स हैं इनमें किस तरह से ये वैलेंसी वेरी करती है। अब बेटा सबसे पहले हम केस देखेंगे पीरियड का कि पीरियड में ये किस तरह से वेरी करती है। तो बेटा हम लोग कौन सा पीरियड ले रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे बेटा थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड कौन सा हमारा ये है, इसमें कौन से एलिमेंट हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है बेटा, ये मैंने सारे मेटल्स को जो एलिमेंट्स हैं ये सारे लिख लिए हैं। ये किसके हैं, ये हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, इनके एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ बॉक्सेस में लिख दिए हैं। जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे ना तो बेटा जो उनकी वैलेंसी आएगी वो ऐसे आएगी, सोडियम की 1 आएगी, मैग्नीशियम की 2, एल्यूमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4। जैसे ही बेटा 4 आएगी ना उसके बाद ही डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। फॉस्फोरस की 3, सल्फर की 2, Cl की 1 और Ar की 0। मैं
एक बार ना आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये कैसे होने लग रहा है। ठीक है, इसको यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, वैलेंसी की डेफिनेशन तक, फिर हम समझते हैं ये किस तरह से ये चीज़ें वेरी कर रही हैं। ठीक है बेटा, इसको आप एक बार नोट डाउन कर लो, फिर एक एक को देखते हैं किस तरह से ये चेंज होने लग रहा है। अब बेटा सबसे पहला लेते हैं सोडियम। सबसे पहला है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281, स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तो वैलेंसी हो गई 1। ऐसे ही बेटा जब हम मैग्नीशियम को देखेंगे, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 282, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो बेटा वैलेंसी कितनी हो गई 2। एल्यूमिनियम देखते हैं बेटा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी 283, स्टेबल होने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो बेटा वैलेंसी कितनी हो गई 3। अगला है बेटा हमारे पास सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 284, स्टेबल होने के लिए ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, वैलेंसी कितनी हो गई 4। ऐसे ही बेटा हमारा अगला है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी बेटा 285। अब बेटा चैप्टर 4 में मैंने आप लोगों को समझाया था कि इलेक्ट्रॉन को उसकी वैलेंस शेल से हटाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और बेटा इसके पास वैलेंस शेल में कितने हैं 5। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल से निकालना किसी भी एलिमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो बेटा स्टेबल होने के लिए किसी से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। ऐसे बेटा इससे अगला हमारे पास सल्फ़र। फॉस्फोरस के बाद है बेटा हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 286। अब बेटा 6 हैं, स्टेबल होने के लिए कितने और चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बेटा कितनी वैलेंसी होगी 2। अगला है बेटा क्लोरीन 17, 287, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, तो बेटा वैलेंसी कितनी हो गई 1। लास्ट है बेटा आर्गन, एटॉमिक नंबर कितना है 18, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 288। ठीक है, अब देखो ये पहले से स्टेबल है, तो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 0। हमेशा याद रखना जितनी भी हमारी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस की वैलेंसी जो है हमेशा 0 होती है, ये कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, तो हम इसमें जनरलाइज क्या कर सकते हैं, ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट। याद रखना बेटा, पीरियड में हमेशा हम लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड द वैलेंसी इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4। बेटा पहले तो वैलेंसी इंक्रीज करेगी 1 से लेके 4 तक, एंड देन डिक्रीजेज टू 0। ठीक है बेटा, आ गया होगा अब तो समझ में कि जो वैलेंसी है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो किस तरह से वैरी करेगी। बेटा पहले तो ये 4 तक इंक्रीज़ करेगी, उसके बाद ये डिक्रीज़ करते करते कहाँ तक जाएगी 0 तक। ठीक है बेटा, ये तो बात हो गई पीरियड्स की कि जो हमारी वैलेंसी है वो पीरियड में किस तरह से बिहेव करेगी। अब बेटा हम लोग बात करेंगे जो हमारे ग्रुप्स हैं इसमें किस तरह से इसका बिहेवियर रहेगा वैलेंसी का। एक बार आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप में। फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो इसका लिखते हैं बेटा पहले ग्रुप में इन ग्रुप कि जो ग्रुप है उनमें किस तरह से ये वेरी करेगी। बेटा एग्जांपल अगर मैं लूँ, एग्जांपल लिख लेते हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। एटॉमिक नंबर कितने हैं 1, 3, 11 और 19। ठीक है बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हम लोग एक बार। एक की तो एक ही रहेगी, इसकी कितनी हो जाएगी 2, 1, इसकी 2, 8, 1, इसकी कितनी होगी बेटा 2, 8, 8 और 1। ठीक है, ये 1 है। अब बेटा एक चीज़ देखो,
हर एक में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक है। तो बेटा इससे हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं इन ए ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम। ठीक है बेटा, ये तो लिया था मैंने फर्स्ट ग्रुप को। अब देखो इसमें हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो बेटा जब ये एक एक दे देंगे तो इनकी वैलेंसी 1 1 हो जाएगी। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहेंगी। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा अपने सेकंड ग्रुप का। सेकंड ग्रुप को और देख लेते हैं। इसमें कौन से हैं? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। बेटा बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें इसकी 2 2। इसकी क्या हो जाएगी 2 8 2। इसकी क्या होगी 2 8 8 2। ठीक है। अब देखो वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टेबल होना है तो इन्हें ये इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे किसी को। जैसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो वैलेंसी कितनी हो गई 2 2 2। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम वैलेंसी कैसे शो करते हैं, और जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो किस तरह से वैलेंसी वेरी करती है, और जब हम ऊपर से नीचे किसी एक ग्रुप में जाते हैं तो वैलेंसी कैसे वेरी करेगी। ठीक है बेटा, हमारी जो बेटा आज की क्लास है इसको सिर्फ इतना ही रखते हैं, वरना जो हमारा आज का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस किया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। और बेटा मैं कोशिश करूँगा आपके हर डाउट और क्वेश्चन को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।